मुंबई, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? ऊंची ऊंची इमारतें, लोकल ट्रेन की भीड़, है ना? लेकिन इस सब के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी है जो शायद हैरान कर दे। एक ऐसी कहानी जहां 7 अलग अलग टापू, जी हां, सिर्फ 7 टापू जुड़कर बन गए दुनिया के सबसे बड़े और जरूरी शहरों में से एक। तो चलिए आज इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये शहर जो आज भारत की आर्थिक राजधानी है, एक जमाने में शादी में दहेज के तौर पर दिया गया था। हाँ, बिल्कुल सही सुना, दहेज। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कैसे हुआ? कैसे मछुआरों के कुछ गांव और दलदल वाला ये इलाका दुनिया का इतना बड़ा फाइनेंशियल हब बन गया? बस इसी सवाल का जवाब आज हम तलाश करेंगे। तो शुरू करें? चलिए, वक्त में काफी पीछे चलते हैं। एक ऐसे दौर में जब मुंबई मुंबई था ही नहीं, वो तो बस अरब सागर में बिखरे हुए 7 टापुओं का एक झुंड था। यहाँ सदियों से स्थानीय लोग रहते थे, जिनकी पूरी जिंदगी समंदर के आसपास ही घूमती थी। ये थे वो 7 द्वीप: बॉम्बे, कोलाबा, लिटिल कोलाबा, मचगांव, परेल, वर्ली और माहिम। जरा सोचिए, जहां आज आसमान छूती इमारतें हैं, वहां उस वक्त कोली और आगरी मछुआरों के गांव थे, घने जंगल थे और ढेर सारी दलदल। जिंदगी बिल्कुल सादी थी और सब कुछ समंदर पर ही निर्भर था। सदियों तक इन द्वीपों पर अलग अलग लोगों ने राज किया। कभी मौर्य साम्राज्य, तो कभी दिल्ली और गुजरात की सल्तनत। हर किसी ने अपनी छाप छोड़ी। लेकिन इस जगह की किस्मत बदलने वाला सबसे बड़ा तूफान तो अभी आना बाकी था, और वो तूफान आ रहा था यूरोप से। और फिर 16वीं सदी में समुंदर के रास्ते एक नई ताकत ने यहां कदम रखा: पुर्तगाली। और उनके आते ही इन टापुओं की कहानी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। तो हुआ ये कि 1534 में बेसिन की संधि के बाद इन द्वीपों पर पुर्तगालियों का कब्जा हो गया। उनको यहाँ का प्राकृतिक बंदरगाह, मतलब नेचुरल हार्बर, इतना पसंद आया कि उन्होंने इस जगह को नाम दे दिया बॉम्बाइया, जिसका मतलब था द गुड बे, या एक अच्छी खाड़ी। और जानते हैं, यही बॉम्बाइया आगे चलकर बन गया। पुर्तगाली यहाँ 100 साल से भी ज्यादा रुके। उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए कुछ किले जरूर बनाए, पर उनका मेन फोकस शहर को विकसित करना नहीं था। उनका असली मकसद था मसालों का बिजनेस करना, लोगों का धर्म बदलवाना और जमीन से पैसा कमाना, बस। और अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। एक ऐसा मोड़ जहां इन द्वीपों की किस्मत का फैसला किसी जंग में नहीं, बल्कि एक शाही शादी में हुआ। ये शादी असल में एक पॉलिटिकल डील थी, इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के बीच। देखिए, पुर्तगाल को उस वक्त डच लोगों से खतरा था। उन्हें अपनी कॉलोनियां बचाने के लिए ब्रिटेन की मिलिट्री पावर चाहिए थी, और इस मदद के बदले में उन्होंने दहेज में क्या दिया? वही बॉम्बे के 7 टापू। और यही था सबसे बड़ा फर्क। पुर्तगाल के लिए ये द्वीप बस एक डील का हिस्सा थे और कुछ नहीं। उन्होंने इनकी असली कीमत, इनका भविष्य का पोटेंशियल बिल्कुल नहीं देखा। लेकिन अंग्रेजों ने वो देख लिया था जो पुर्तगालियों से छूट गया। और सुनिए, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1668 में ब्रिटिश राजा ने इन्हीं द्वीपों को ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया। पता है कितने में? सिर्फ 10 पाउंड सालाना, मतलब आज के हिसाब से तो ना के बराबर। इससे साफ पता चलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इन टापुओं की असली कीमत का अंदाजा हो चुका था, शायद राजा से भी कहीं ज्यादा। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 7 द्वीप तो आ गए, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। ये 7 अलग अलग थे। इन्हें जोड़ना एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज था, और इसी चैलेंज से शुरू हुआ उस दौर का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। सोचिए जरा, एक ही शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव लेनी पड़े, और बारिश के मौसम में तो ये सफर आसान भी नहीं था। यही वहां की हकीकत थी। तो 1782 में गवर्नर विलियम हॉर्नबी ने सोचा, नहीं, इसका कोई स्थायी हल निकालना पड़ेगा। और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया हॉर्नबी वलाड। वलाड का मतलब होता है समुद्री दीवार। फिर क्या, दशकों तक इंजीनियरिंग और मेहनत से द्वीपों के बीच के पानी को पत्थरों और मलबे से भरा गया। ये सिर्फ जमीन को जोड़ना नहीं था, ये बॉम्बे के भविष्य को, उसके नक्शे को हमेशा के लिए बदलना था। और जैसे ही ये 7 द्वीप एक भूभाग बन गए, बॉम्बे की किस्मत तेजी से बदलने लगी। अब ये शहर एक आर्थिक महाशक्ति बनने के रास्ते पर निकल चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां लोगों को 2 चीजें दी: सुरक्षा और बुनियादी सुविधाएं। और इसका असर
सिर्फ 15 साल के अंदर आबादी 10,000 से सीधे 60,000 हो गई। 6 गुना लोग काम करने और बसने के लिए दूर दूर से यहां आ रहे थे। 19वीं सदी ने तो बॉम्बे की शक्ल ही बदल दी। भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन यहीं से चली। 1857 के बाद शहर पर सीधा ब्रिटिश क्राउन का कंट्रोल हो गया और फिर विक्टोरिया टर्मिनस, गेटवे ऑफ इंडिया जैसी शानदार इमारतों ने बॉम्बे को सच में राज का गहना बना दिया। लेकिन इस सारी चमक दमक के पीछे एक सच्चाई और भी थी। ये जितना भी विकास हो रहा था, ये ब्रिटिश साम्राज्य के फायदे के लिए हो रहा था। बंदरगाह, रेलवे, सड़कें सब इस तरह से बनाई गई थीं कि यहां से कच्चा माल जैसे कपास इंग्लैंड भेजा जा सके और वहां से तैयार माल वापस भारत के बाजारों में बेचा जा सके। ये एक पूरा औपनिवेशिक आर्थिक सिस्टम था। और फिर साल आया 1947। देश आजाद हुआ और इस शहर की कहानी ने एक नया मोड़ लिया। अब वक्त था अपनी औपनिवेशिक पहचान को पीछे छोड़कर एक नई पहचान बनाने का। अब वक्त था बॉम्बे से मुंबई बनने का। आजादी के बाद भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठी। एक बड़ा आंदोलन चला जिसे संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन कहते हैं। मांग ये थी कि मराठी बोलने वालों के लिए एक अलग राज्य होना चाहिए और बॉम्बे उसकी राजधानी हो। काफी संघर्ष के बाद 1960 में महाराष्ट्र राज्य बना और बॉम्बे उसकी राजधानी बना। और आखिर में 1995 में इस शहर ने अपने औपनिवेशिक नाम बॉम्बे को छोड़ दिया और मुंबा देवी के नाम पर अपना पुराना नाम मुंबई वापस अपनाया। ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं था, ये अपनी सांस्कृतिक पहचान को फिर से पाने का एक प्रतीक था। तो ये थी कहानी 7 टापुओं से एक महानगर बनने की। दहेज में मिले कुछ द्वीपों से शुरू होकर एक वैश्विक वित्तीय केंद्र बनने तक का सफर। यह शहर हमेशा से ही बदलता आया है और आज भी बदल रहा है। सवाल बस ये है कि इसका अगला अध्याय कैसा होगा, आने वाले कल का मुंबई कैसा दिखेगा। इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।